Hello guys, welcome back on my YouTube channel, that is Biko Perfect. And today in this video I am going to discuss about the Indian economy on the eve of independence, chapter number 1 from second book from class 12. जैसा कि आप लोग जानते हो, in my previous video lectures from second book I have already uploaded 3 parts. It means 3 video lectures I have already uploaded on my YouTube channel. और आज इस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉरेन ट्रेड सेक्टर के बारे में, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारा फर्स्ट चैप्टर का नेम क्या है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. इट मींस हाउ वाज द कंडीशन ऑफ आवर इकोनॉमी. तो इकोनॉमी की कंडीशन को जानने के लिए मैंने आपको इनिशियली स्टार्टिंग में ही आपको बताया था यू शुड नो अबाउट ऑल द सेक्टर्स, कि सेक्टर्स की कंडीशन कैसी थी. जब आप सेक्टर्स की कंडीशंस के बारे में जान जाओगे, ऑब्वियस सी बात है वेरियस सेक्टर से मिलकर ही इकोनॉमी बनती है. तो उन सेक्टर की स्टडी के बाद यू कैन ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द होल इकोनॉमी ऑफ इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. तो उसी के रिगार्डिंग, उसी प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ये थर्ड पार्ट है. हमने पहले डिस्कस कर लिया प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में, हमने डिस्कस किया एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में कि एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. फिर हमने डिस्कस किया इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में, इट मींस इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में. और अब थर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं इसके बारे में, फॉरेन ट्रेड सेक्टर. ठीक है, एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस किया, बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट था. इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में हमने डिस्कशन किया प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में. तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला, वी केम टू नो दैट इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज आल्सो बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट. क्योंकि इफ यू टॉक अबाउट द ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, अगर हम बात करें अपनी पुरानी इंडस्ट्री की, हैंडीक्राफ्ट, तो उसका विनाश हो चुका था, दैट वाज डिस्ट्रॉयड टिल 1947. दूसरी तरफ इफ यू टॉक अबाउट द मॉडर्न इंडस्ट्रीज, अगर हम मॉडर्न इंडस्ट्री की बात करें तो देयर वाज अ ब्लीक ग्रोथ इन मॉडर्न इंडस्ट्रीज. मॉडर्न इंडस्ट्रीज में ग्रोथ नहीं थी, ना के बराबर थी. ब्लीक का मतलब ये है. ठीक है, ये चीज हम सारी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. तो आज इस वीडियो में अब डिस्कस करने वाले हैं अबाउट थर्ड सेक्टर. ये हमारा तीसरा सेक्टर, फॉरेन ट्रेड सेक्टर. राइट, फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या है कि जो हमारा नेशन है इंडिया, इसके जो लेन देन है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की कंडीशन भी देख लो. क्या हम एक्सपोर्ट करते थे, क्या हम इंपोर्ट करते थे. तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई वुड लाइक टू टेल यू, प्रायर टू द ब्रिटिश राज, यानी ब्रिटिश सन से पहले जो इंडिया था, हमारा नेशन, वाज वेल नोन फॉर एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, यानी जो गुड्स रेडी टू यूज होती हैं. ठीक है, देखो गुड्स ऐसी भी होती हैं जो एज ए रॉ मटेरियल यूज की जाती हैं, उनको भी गुड्स ही बोलते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हमने शुगर यूज की, तो शुगर को स्वीट्स बनाने के लिए भी तो यूज किया जाता है. तो शुगर जो है उस टाइम रॉ मटेरियल का काम करती है. ठीक है, तो ब्रिटिश सन से पहले हमारी जो इंडिया है वाज वेल नोन फॉर द एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स. फिनिश्ड गुड्स के एक्सपोर्टर थे. किन किन चीजों के एक्सपोर्टर थे, मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा करते थे, वो थे फाइन कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल्स. कपड़ों को बोलते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री. ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे फाइन कॉटन है, सिल्क है, इनकी खेती की जाती है, मतलब रॉ मटेरियल वहां से लिया जाता है, तो उनसे कपड़े बना के हम इनके एक्सपोर्टर थे. आयरन गुड्स, जितनी भी आयरन गुड्स होती हैं, एंड वुडन गुड्स, और जो भी लकड़ी से जो भी सामान बनता है, जो भी गुड्स बनती हैं, इनके हम लार्जेस्ट क्या थे, एक्सपोर्टर थे प्रायर टू द ब्रिटिश राज, ब्रिटिश राज से पहले. बट ब्रिटिश के इंट्रोडक्शन के बाद सिस्टम कुछ उल्टा सीधा हो गया. ठीक है, तो टिल द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, टिल यू गॉट फ्रीडम, जब तक आपको आजादी मिली तब तक जो सीन था वाज डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट था उनके आने से पहले. वो क्या डिफरेंट था, यू विल कम टू नो फ्रॉम दीज हेडिंग्स. बट दीज आर द ऑब्जर्वेशंस अबाउट फॉरेन ट्रेड सेक्टर. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है फॉरेन ट्रेड सेक्टर के बारे में ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की जो कंडीशन थी एग्जैक्टली वो ये थी. क्या हो गया था, इंडिया बिकेम नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स. पहले तो हम फिनिश्ड गुड्स के एक्सपोर्टर थे
और टिल द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी तक आते आते ब्रिटिश शासन काल में क्या हो गया, उल्टा हो गया, नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स। अब एक्सपोर्टर हम फिनिश गुड्स के नहीं रहेंगे, किसके बने, वी बिकेम द नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, इट मींस रॉ मटेरियल के नेट एक्सपोर्टर होंगे। वहीं दूसरी तरफ एंड बिकेम नेट इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, और जो फिनिश्ड गुड्स होती हैं, ठीक है, उनके नेट इंपोर्टर बने। प्राइमरी प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, प्राइमरी प्रोडक्ट्स का एग्जांपल ये है, व्हाइट बोर्ड पे आप देख सकते हो, रॉ सिल्क, रॉ का मतलब कच्चा, सिल्क, ठीक है, कॉटन, वूल, जूट, इंडिगो की खेती की जाती है, जूट की खेती की जाती है, ठीक है, सिल्क को जनरेट किया जाता है, बेसिकली कीड़े से बनता है, सिल्क का वैसे कीड़ा होता है, उसको ऑर्गेन किया जाता है, इंडिया में काफी मात्रा में होता था पहले, ठीक है। शुगर आपको पता है, शुगर केन से बनता है, गन्ने की खेती से, तो इन चीजों के हम क्या बनेंगे फिर, एक्सपोर्टर। ये तो प्राइमरी प्रोडक्ट्स है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि यार चाहे किसी के भी, हम भी तो एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो फिर बुराई क्या है इसमें, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और हम गुड्स को इंपोर्ट भी करते हैं, तो बुराई क्या है इन चीजों के एक्सपोर्ट में, बुराई बिल्कुल कुछ नहीं है। बेसिकली क्या है, एडवांटेज देखते हैं कि किस चीज को एक्सपोर्ट करने में हमें ज्यादा बेनिफिट है। अब आप देख सकते हो, जैसे इसमें आप एक बहुत ऐसा एग्जांपल लेंगे जो आप सभी जानते हैं, जैसे शुगर की बात करते हैं, छोटा सा एग्जांपल, शुगर रॉ मटेरियल के तौर पे यूज किया जाता है। शुगर की कॉस्ट क्या है, 40 अराउंड एट प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम, 40 रुपी पर केजी, 42 रुपी पर केजी, इसके अराउंड घूमती रहती है शुगर का प्राइस। तो आपने 40 रुपए किलो पर केजी कोई सामान मतलब एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाएगा, वो आपने दे दिया। उसी शुगर से सपोज कीजिए वो चॉकलेट में भी शुगर ही होती है, आप कभी इंग्रेडिएंट्स पढ़ना चॉकलेट के ऊपर, या जो भी कोल्ड ड्रिंक्स है लाइक जैसे फ्रूटी, उसका इंग्रेडिएंट पढ़ना, उसमें शुगर कितनी मात्रा में होती है। अब 40 रुपी पर केजी के सामान से उन्होंने चॉकलेट बना दी, और चॉकलेट का अगर आप केजी का प्राइस निकालो, वो 10 ग्राम 20 ग्राम ही होती है, 10 रुपीज की 20 रुपीज की। अगर उसका हम प्राइस केजी के अकॉर्डिंग निकालें तो 1000 रुपए किलो हो जाती है वो चॉकलेट। और कुछ चीजें और उसमें ऐड की जाती है। तो चॉकलेट क्या है, फिनिश्ड गुड्स है। अब देखो हमसे वो 40 रुपए किलो में, तो आज का प्राइस बता रहा हूँ, कोई हमसे 40 रुपी पर केजी का सामान ले लेता है, फिर 1000 रुपए में हमें उसी से कुछ ना कुछ बना के दे रहा है। आप लोग सभी इंडियंस हो, आप घेवर खाते हो, सभी जो सीजन आता है हमारे यहाँ, उसमें होता है क्या, उसका प्राइस होता है नॉर्मली 340-350 पर केजी। उसमें सारा जो काम है वो मैदा का बनता है, ठीक है। अब मैदा का प्राइस क्या है वो भी आप सर्च कर लेना, 30 रुपी पर केजी। शुगर 40 रुपी पर केजी। ऑयल जो यूज करते हैं उसको बनाने के लिए 60 रुपी पर केजी, यानी उसमें कोई भी सामान 60 से ऊपर का नहीं है कि 60 रुपी पर केजी से ऊपर का कोई सामान लगा हो, ठीक है। लेबर लगती है और वो कितने मिलता है फिर हमें फिनिश्ड, जब वो फाइनल बन जाता है पेपर, तो हमें कितने मिलता है, 350 रुपी पर केजी में हमें वो मिलता है। अब आप देख लो बेनिफिट किसमें है, फिनिश्ड गुड्स एक्सपोर्ट करने में है या फिर रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने में है। तो बेसिकली जो बेनिफिट होता है ना, बेनिफिट होता है जब हम फिनिश्ड गुड्स थे, फाइनल गुड्स थे। रॉ मटेरियल का क्या है, रॉ मटेरियल को तो वो कन्वर्ट करके फाइनल गुड्स में महंगे दामों पे वो हमें वापस एक्सपोर्ट कर दें। एग्जैक्टली यही हुआ था, ठीक है। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज हुआ इंडिया में और आजादी तक, जब तक हमें वी गॉट फ्रीडम, तो सिनेरियो, द होल सिनेरियो हैज बीन चेंज्ड। और सिनेरियो क्या हो गया था, इंडिया बिकेम नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड नेट इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। इन प्रोडक्ट्स के हम एक्सपोर्टर बन गए थे और प्राइमरी के तो नेट एक्सपोर्टर और फिनिश्ड गुड्स के इंपोर्टर बन चुके थे हम। तो ऑब्वियसली बात है, जो बेनिफिट है किसको मिलेगा,
भाई जो फाइनल गुड्स जो हमें दे रहा है हमारे रॉ मटेरियल के, उनको भी बेनिफिट होगा, क्योंकि रॉ मटेरियल का तो प्राइस नहीं होता ना कुछ भी फाइनल गुड्स के कंपैरिजन में, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड ऑन नेक्स्ट हेडिंग यू कैन सी मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। एक तो ये बात हुई एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की। फिर बात होती है कि जो हमारा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट था, इट मींस ट्रेड था, पूरे वर्ल्ड से होता है, आज भी पूरे वर्ल्ड से है, तब भी वर्ल्ड से होता था, बट कितना कंट्रीब्यूशन, किस कंट्री से कितना, ठीक है, हाउ मच टू विच कंट्री। अगर उसके बारे में देखें तो कंडीशन ये थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की मोनोपोली कंट्रोल था, मोनोपोली कंट्रोल। मोनोपोली वर्ड का मीनिंग आप जानते हो, यू हैव स्टडीड इन योर 11th क्लास इन माइक्रोइकोनॉमिक्स। मोनोपोली मींस सिंगल राइट, जहां पे एक तरीके से किसी एक ही बंदे का, एक ही फर्म का अधिकार हो जाता है, उसको बोलते हैं मोनोपोली। आप जानते हो सभी अच्छे से। तो ऑलमोस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट created a monopoly right over India's foreign trade। जो इंडिया का ट्रेड था, क्योंकि राज उनका था भाई, शासन उनका था, तो उन्होंने क्या किया, जो इंडिया का जितना भी ट्रेड होता था, जितना भी ट्रेड होता था, लेन देन, उसके ऊपर उन्होंने अधिकार जमा लिया बाय अडॉप्टिंग सम डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज। आपको पता है वो कुछ भेदभाव वाली पॉलिसीज उन्होंने फॉलो की थी। उन्होंने ऐसी पॉलिसी बना दी कि अगर इंडिया ब्रिटेन को रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करता है, देयर वर नो टैक्स। अगर इंडिया किसी और को, यानी ब्रिटेन को छोड़ किसी और नेशन को रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता है, दे इम्पोज अ हेवी टैक्स, ठीक है। ऐसे ही अगर इंडिया किसी ब्रिटेन को छोड़ के किसी और नेशन से फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट करता है, हैवी टैक्स। और अगर ब्रिटेन से करता है, देयर वाज नो टैक्स। ऐसी कुछ पॉलिसी फॉलो की थी इन्होंने, आपको पता है, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ इस चीज को। तो उस पॉलिसी से ये प्रूव होता है कि इंडिया के ऊपर उनका मोनोपोली कंट्रोल था अराउंड 50%, यानी जितना भी हमारा ट्रेड होता था उसका 50% तो ब्रिटेन से ही था। फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट करना ब्रिटेन से, रॉ मटेरियल जितना भी हमने एक्सपोर्ट किया इंडिया ने उसका 50%, यानी कहने का मतलब है 50% में तो ब्रिटेन था, ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटेन था 50% में, और बाकी में जो अदर कंट्रीज हैं ऑफ द वर्ल्ड वो थी। तो क्या हुआ, एक तरीके से ये हुआ कि इस मोनोपोली राइट था किसका, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। एग्जैक्टली अगर हम अपने ट्रेड को देखेंगे कि वे नेशन से किस तरीके का ट्रेड था, तो उसमें यू विल कम टू नो कि इंडिया का 50% ट्रेड ब्रिटेन से किया जाता था, क्योंकि उन्हीं का राज था, वो ऐसी पॉलिसी बनाते थे, ऑटोमेटिकली ब्रिटेन से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था। तो सेकंड हेडिंग का मतलब ये है, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। इसका मतलब इस कंट्रोल से भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटेन है, टुक द एडवांटेज, उन्होंने ही एडवांटेज लिया, ठीक है। उसके बाद थर्ड, सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अनडाउटफुली ट्रेड हमारा सरप्लस था। अगर हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की क्वांटिटी देखें तो वी यूज्ड टू एक्सपोर्ट मोर इन कंपैरिजन ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट करते थे, सोने की चिड़िया तभी तो बोलते थे कि हमारे यहाँ रॉ मटेरियल बहुत था। आज भी इंडिया की मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं कुछ करने को, ठीक है, कुछ कोई करने वाला चाहिए, बहुत कुछ है यहाँ पे। इनटेप्ट मार्केट बोलते हैं कि अभी मार्केट में गुंजाइश है, बहुत कुछ किया जा सकता है, इंडिया में इतने रिसोर्सेज अभी हैं। तो पहले तो और भी ज्यादा थे, ठीक है। तो ट्रेड अगर हम देखते हैं, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उसका जो बैलेंस था वो सरप्लस था। आप जानते हो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को देखते हैं कि एक्सपोर्ट्स कितने किए, इंपोर्ट्स कितने किए, जो बैलेंस निकालते हैं कि कौन सी ज्यादा की। तो हमारा जो ट्रेड का बैलेंस था वो सरप्लस था। इट मींस आप एक्सपोर्ट ज्यादा करते थे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस तक और इंपोर्ट कम करते थे। बट क्वेश्चन राइजेस, किसका एक्सपोर्ट? अगेन रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट। यानी अगर क्वांटिटी में बात करें तो
क्वांटिटी की फॉर्म में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सपोज कीजिए 120 केजी में लगा रहा हूँ ना, ठीक है, 120 केजी का हमने किया एक्सपोर्ट, सारी चीजें मिला के, इसमें जो भी गुड्स है, ये नहीं कौन सी, और इंपोर्ट किया 100 केजी का, ये इंपोर्ट है। तो ट्रेड तो हमारा कैसा हुआ, सरप्लस, यानी 20 किलोग्राम ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बट कर क्या रहे हो आप, ये तो देखो क्या किया, रॉ मटेरियल, प्राइमरी प्रोडक्ट विच इज यूज्ड इन मेकिंग फाइनल गुड्स, जो फाइनल गुड्स को बनाने में यूज किया जाता है, उसके आप एक्सपोर्टर थे। तो बेनिफिट ट्रेड सरप्लस था डाउटफुली, बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बट उसका बेनिफिट किसको हुआ, वो हमारा जो सरप्लस ट्रेड था उसका बेनिफिट ब्रिटिश गवर्नमेंट को। इस सरप्लस ट्रेड से जो भी इनकम होती थी उसको ब्रिटिश अपने यहाँ पे जो राज करती थी इंडिया में, जैसे लॉ एंड ऑर्डर आज होता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उसमें भी तो एक्सपेंसेस आते हैं। हमारे सरप्लस ट्रेड से जो भी थोड़ा बहुत पैसा आता था इंडिया में, उसको वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो अपने राजपाट को चलाने के लिए यूज करते थे। इस हेडिंग को बोलते हैं ड्रेनेज ऑफ इंडियाज वेल्थ, यानी हमारे पैसे से हमारे यहाँ राज कर रहे और उसी से यूज कर रहे थे। इवन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनका पार्टिसिपेशन था ब्रिटेन का, हमारे पैसों से इन्होंने युद्ध लड़ा था, ठीक है, ये आप हिस्ट्री में पढ़ोगे या आपने अपने 10th क्लास तक रीड किया होगा इसके बारे में, ठीक है। तो ये थे हमारी फॉरेन ट्रेड सेक्टर की कंडीशन। तो इसके अंदर हमने 3 हेडिंग्स को रीड किया, 3 हेडिंग्स की स्टडी की, तो उन हेडिंग से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, अगर हम ट्रेड के बारे में कंक्लूजन का लगाएंगे, जो फॉरेन ट्रेड है उसकी कंडीशन कैसी थी, क्या वो एडवांस लेवल का था, बिल्कुल नहीं। फॉरेन ट्रेड सेक्टर से भी हम यही कंक्लूजन निकाल सकते हैं, वी कैन ड्रॉ द कंक्लूजन दैट फॉरेन ट्रेड, इट मींस इंडियाज ट्रेड वाज सरप्लस बट ओनली बेनिफिट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, टू द ब्रिटेन। सरप्लस था बट बेनिफिट हुआ उनको, क्यों, क्योंकि हमारा ट्रेड जो सरप्लस था वो था ड्यू टू रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की वजह से था। अगर काश ये रॉ मटेरियल की जगह फिनिश्ड गुड्स का होता तो एडवांटेज हमें मिलता, क्योंकि फिनिश्ड गुड्स आपको पता है महंगी जाती है कोई भी, अगर हम गुड्स बना के वो करें तो ज्यादा प्राइस मिलता है ना, ऑब्वियस सी बात है, तब तो बेनिफिट हमें मिलता। अब तो क्या है, रॉ मटेरियल दे रहे हैं, कच्चा माल दे रहे हैं, उसी को बनाकर हम महंगी बेचते हैं, क्या बेनिफिट हुआ। तो ये कंडीशन थी आपकी फॉरेन ट्रेड सेक्टर। इस ये जो मोनोपोली कंट्रोल की मैंने बात की है कि भाई हमारे ट्रेड को उन्हीं का अधिकार था, ब्रिटेन का 50% तो उनसे होता था लेन देन। इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने एक स्यूज कैनल 1869 में, ठीक है, 1869 में स्यूज कैनल वाज ओपन। कैनल आप जानते हो नहर को बोलते हैं, जो हिंदी में जानता हो तो। अब नहर क्या होती है, आपने जैसे बड़ी बड़ी रिवर आप जानते हो ना, रिवर का जो स्मॉल पार्ट है वो है कैनल, ठीक है। तो स्यूज कैनल क्या था, स्यूज कैनल पहले मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ब्रिटेन का इंडिया का टाइम भी लगता है आने जाने में, सामान को ले जाने में आने में टाइम लगता था, तो उस टाइम को कम करने के लिए और जो खर्चा आता था इंपोर्ट में एक्सपोर्ट में, यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उस कॉस्ट को कम करने के लिए इन्होंने स्यूज कैनल की ओपनिंग की 1869। एक कैनल बनाई जिसको लिंक किया गया इन्होंने ब्रिटेन से किया, इंडिया से ब्रिटेन, ठीक है। तो उस पानी के थ्रू ये रॉ मटेरियल को ले जाते थे और फिनिश्ड गुड्स इजीली कम कॉस्ट पे इंडियन मार्केट में आ जाया करती थी, ठीक है। तो स्यूज कैनल से रिलेटेड तो केवल एमसीक्यूज में भी आस्क इन द एग्जामिनेशन, वो ईयर और क्या कहाँ से क्या लिंक था, रीजन क्या था इसका, ठीक है। और बाकी अगर बात रही सब्जेक्टिव की, तो सब्जेक्टिव के लिए ये है, यू हैव टू एक्सप्लेन दीज पॉइंट्स व्हाइल क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द कंडीशंस ऑफ फॉरेन ट्रेड सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर फॉरेन ट्रेड सेक्टर के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो गाइस आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, आप इसको रीड कीजिए, एक बार वीडियो को देखिए, फिर बुक में से रीड कीजिए। Still you have problem, you can comment on my YouTube channel. So thank you for watching this video and have a
good day and wait for the next lecture. Thank you.